आने के पीछे आप किन्हें अपना एक आधार मानते हैं, आइडियल मानते हैं, जिनको देखकर राजनीति में आए और उसी के हिसाब से अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं? राजनीति में आने का उद्देश्य ये था कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका मैं कोई भी भाषण नहीं छोड़ता था कि जो नए नेता आ रहे हैं बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की चाह रखते हैं, तो ये कितना सही है और कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली राजनीति के लिए? लेकिन उनको ये अध्ययन करना चाहिए कि अगर ये आज इस स्थान पर है तो कितने संघर्षों को पार करके आया होगा। यहाँ का जो डेवलपमेंट है पूरे छत्तीसगढ़ पूरे देश देखता है सर, तो यहाँ विकास उतना नहीं हो पाया, चाहे हम किसान की बात कर ले या फिर युवा की बात करें, महिलाओं की बात कर ले, आदिवासियों की बात करें, कारण क्या पीछे क्यों रह गए? कांकेर में खास करके यहाँ बड़ा बड़ा काम अभी हुआ है था, और इस बार का जो रिजल्ट आया है अपने आप में रिकॉर्ड रखते हैं। क्या कारण रहा? सरकार का 2 वर्ष सुशासन का बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को विफल बता रहे हैं। साय जी बने, विष्णुदेव साय जी, उसके बाद मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए उन्होंने 18 लाख आवास पर पहले सिग्नेचर किया, उसके बाद भी अपने आवास में गए। उतना मात्रा में उन तक नहीं पहुँच पाए जितना पहुँचना चाहिए था। इसके लिए क्या कुछ रोड मैप बनाया जाए, चूँकि आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं? इसके लिए रोड मैप बना हुआ है, क्योंकि अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नल जल योजना की जो व्यवस्था की गई थी, तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो बस्तर संभाग में जो खनिज तत्व है उनको भी जो उद्योगपति उनके हाथों में देने की तैयारी कर रही है, उनके लिए रास्ता साफ की है? नहीं, ये तो सरासर गलत है उनका कहना, क्योंकि लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है सवाल जवाब का है, जिसमें हम अलग अलग नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ उनका राजनीतिक करियर रहा है, क्या कुछ उपलब्धियाँ रही हैं, कौन कौन सी चुनौती आई है और क्या कुछ विज़न उनका है। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांकेर से भाजपा जिला अध्यक्ष महेश जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ, पहले तो TNR न्यूज़ और आप रुपेश कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने यहाँ आकर के हमारे से जो रूबरू हो रहे हैं और आपके साथ अपन बात कर रहे हैं। जी जी, बताइए। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। सबसे पहले हमारा कार्यक्रम का ये पड़ाव रहता है कि हम जानने समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे साथ मेहमान हैं वो एक्चुअल में है कौन, कैसे राजनीति में आपका आना हुआ, कैसा बैकग्राउंड रहा, थोड़ा बताएंगे फिर कौन है महेश जैन जी? राजनीतिक जीवन जो मेरा सिलसिला जो चला, क्योंकि मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में था, क्योंकि जब कॉलेज पढ़ रहा था और जब BA फाइनल और MA प्रीवियस में जब आया तो उस समय कॉलेज में जो चुनाव होता था और वो ऐसा चुनाव होता था कि उस समय का जो चुनाव अलग ही किस्म का होता था कि लोगों को उठा के ले जाना, फिर कई लोगों को फिर अलग जगह रखना, इस तरह से उस समय का स्थिति था। उस समय मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए PG कॉलेज जो भानु प्रताप देव कॉलेज है वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने फॉर्म भरा। जी, ये कौन सी ईयर का बात? ये है 86-7 की बात है जी। तो उस समय फिर चुनाव हुआ, गहमी गहमा बढ़िया हुआ और बढ़िया भारी मतों से मैं विजयी हुआ वहाँ पर। छात्रों का सही स्नेह मिला मेरे को, और क्योंकि उस समय भी काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा रहता था, इसलिए लोगों से अच्छा था छात्र जीवन में भी। तो उस समय फिर विजयी हुआ। तो उस समय कांग्रेस का शासनकाल था, इस समय मुख्यमंत्री वोरा जी थे और हमारे कॉलेज में बहुत सारे समस्या भी था उस समय। उस समय नया नया वहाँ पर प्रवेश किए थे PG कॉलेज में। पहले तो पुराना कॉलेज इधर चलता था शहर के बीच में, फिर वहाँ मैदान नहीं था, कुर्सियाँ नहीं थी, फिर PG के क्लासेस नहीं थे। तो वहाँ हमने फिर मांग किया भोपाल जाके, फिर वहाँ से स्थानीय विधायक को उनके साथ जा करके फिर यहाँ सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराए उस समय। उसके बाद फिर गांव तरफ जो एक उस समय पंच भी था मैं गांव लेवल में। समय जब 94-95 में जब उस समय पंचायती राज अधिनियम चालू हुआ, जब सरपंच का जब चुनाव हुआ तो उस समय मैं पंच वहाँ निर्वाचित हुआ गांव में। तो उसमें गांव में भी अपन पंचायत स्तर पे काम करते करते वहाँ भी काम किया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का अपन मतदाता थे पहले, फिर बूथ का अध्यक्ष हुआ करता था। फिर उसके बाद फिर मैं मंडल सचिव बना अपने मंडल कांकेर ग्रामीण का, जो उस समय
पूरा एक शहर अलग था और ग्रामीण पूरा एक था। अभी तो एक विभाजन हो गया है, उधर आपका धनेली कन्हार मंडल एक बन गया है। तो उस समय मंडल अध्यक्ष का निर्वहन किया। उस समय 98 की बात बता रहा हूँ, उस समय 98 में। फिर उस समय 98 में फिर हुआ हमारे जो जिला अध्यक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चुनाव भी हुआ यहाँ हमारे ज़िले में। तो उस समय ज़िला बहुत लंबा था और हमारा कोंडागांव भी कांकेर जिला में जुड़ा हुआ था। और फिर कोंडागांव में चुनाव हुआ जिला अध्यक्ष का। तो उस समय 2 प्रत्याशी थे यहाँ पर, अपना कानमल जैन जी कोंडागांव वाले और महावीर सिंह राठौर जी। तो वहाँ पर जब चुनाव हुआ तो विजयी हुए कानमल जैन जी। फिर धीरे से भी हमारा जो जिला अलग हुआ कोंडागांव से जब अलग हुआ तो उस समय फिर मैं मंडल अध्यक्ष मैं बन गया था। मंडल अध्यक्ष बना, फिर मंडल अध्यक्ष फिर में काम किया। तो उस समय जब मंडल अध्यक्ष था तो लगभग अपना 2003 में जब हमारी सरकार भी बन गई थी, उस समय 2003 में सरकार, उस पहले उस समय तो प्रथम जब अलग हुआ, विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ जी, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब चुनाव हुआ 2003 में तो फिर बाद में हमारी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के, उस समय में मंडल अध्यक्ष था। फिर मंडल अध्यक्ष कार्यकाल भी लंबा चला मेरा। उसके बाद मंडल अध्यक्ष के बाद आपके विधि प्रकोष्ठ, क्योंकि एक अधिवक्ता भी हूँ मैं, तो विधि प्रकोष्ठ का भी निर्वहन किया मैं, अध्यक्ष बना विधि प्रकोष्ठ का, जो संयोजक जिसको कहते हैं। अब उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सारे दायित्व में, उस समय बहुत अपना कार्यक्रम होता था, उसमें प्रभारी बना के इधर कहीं भी भेज देते थे, तो उसमें भी मैंने लगन से काम किया। उसके बाद फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में फिर उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला प्रदेश स्तर में। नहीं जिला में। तो जिला में फिर जिस समय हमारे हलदर साहू जी अध्यक्ष थे, उस समय जिला उपाध्यक्ष का दायित्व था। उसके बाद पुनः जब अपने सतीश लाटिया जी अध्यक्ष बने तो उसमें मेरे को उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। फिर प्रदेश को लगा कि फिर मुझे प्रदेश में दायित्व मिला, प्रदेश मंत्री का दायित्व दिए मुझे। तो वहाँ भी अच्छा लगन से काम किया, जो भी दायित्व मिलता गया उसको करते गया जी। प्रदेश मंत्री रहते रहते जब अभी हमारा जो चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव में भी मुझे संचालक का दायित्व मिला और अच्छा संचालन हुआ और सभी लोगों से अच्छा जुड़ाव हुआ। तो बढ़िया अपन चुनाव भी जीते विधानसभा का। हमारे आज स्थानीय विधायक आसाराम नेताम जी विधायक हैं। फिर मुझे दायित्व मिला भी उसके बाद लोकसभा बस्तर का, जिसमें 8 विधानसभा है। तो उस 8 विधानसभा का दायित्व मुझे मिला, लोकसभा प्रभारी का। तो 8 विधानसभा में हमने अच्छा काम किया जी। संगठन ने आपको अलग अलग समय पे अलग अलग दायित्व दिए, जिसको आप निर्वहन करते आए हैं और आज जिला अध्यक्ष रूप में काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका जो बैकग्राउंड है राजनीति का रहा नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, राजनीति में क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी था, समाज में भी मैं लगातार यानी कहना चाहिए 2010 से 2023 तक संभागीय अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है कलार समाज सेना कलार समाज का। उसके पहले भी विभिन्न दायित्वों में रहा। तो मुझे लगा हम एक समाज में काम करने वाले लोग हैं, तो राजनीति में भी समाज के ही लोग रहते हैं, तो वहाँ भी काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और मैं यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे चीज़ों को अपन लोगों के साथ जुड़ाव, संपर्क, समन्वय ऐसे करके हम पार्टी को भी मजबूत बनाने का काम किए। जहाँ प्रभारी का दायित्व मिलता था वहाँ भी जाके एक सामाजिक रूप से, क्योंकि हमको तो समाज में काम करना है, भारतीय जनता पार्टी में रहते रहते आखिर लोग बाग समाज में ही काम करना है, क्योंकि हमारा उसमें वो करणी बिंदु में भी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या बूथों में क्या करेगा, गांव में जाके क्या करेगा, ये सारे चीज़ जो निर्देश आता तो सारे काम को लोगों के साथ मिलकर करते थे जी। भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? आपके पास तो और भी सारे ऑप्शन थे। भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कारण ये था क्योंकि मेरा जो अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। न मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, माताजी भी अनपढ़, फिर भी मेरे को कभी रोक टोक नहीं किए कि ना, कभी मैं फेल भी नहीं हुआ। पढ़ाई लाइफ में भी पढ़ते रहा, अपने करता रहा। तो माता पिता को भी ये लगता था कि मेरा लड़का जो है ठीक दिशा में है, ऐसे करके तब मैं चुना भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए चुना क्योंकि उस समय ऐसे परिस्थिति में
कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी में कोई आना नहीं चाहते थे। हम जब उस समय काम करते थे 98 पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय यहाँ एक बैनर, यहाँ पर 2 बैनर अपने को मिलता, 2 बैनर अगर बांधे तो कांग्रेस वाले उसको निकाल देते थे। और पाम्पलेट जो लेके अगर जाते थे ना, पाम्पलेट किसी को देते थे, नहीं कांग्रेस वाले देख लेंगे, ऐसे करके छुपा देते थे। ऐसा परिस्थिति भी आया, लेकिन तब भी हम जुड़े रहे, क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो हमको, वो सिद्धांत जो है हमको अच्छा लगा। क्योंकि पहले शुरू से ही राष्ट्रवादी, क्योंकि उस समय अपन यहाँ पुस्तक तो उस समय मिलता नहीं था, एक आध छोटा सा मिल गया, जैसे अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल जी का, तो उसको मैं पढ़ता था। तो पढ़ने से ऐसा लगता था कि मतलब केवल राजनीति में आके सत्ता प्राप्त करना ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का भी काम करना हमारा उद्देश्य है। ऐसा जब पढ़ता था तो मुझे भी लगता था नहीं नहीं नहीं, इसमें हमें काम करना चाहिए जी। तो एक प्रेरणा स्रोत हमको दीनदयाल जी का ऐसा मिला जी। राजनीति में आने के पीछे आप किन्हें अपना एक आधार मानते हैं, आइडियल मानते हैं, जिनको देखकर राजनीति में आया और उसी के हिसाब से अपना राजनीतिक जीवन जी रहे हैं? राजनीति में आने का उद्देश्य ये था कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका मैं कोई भी भाषण नहीं छोड़ता था, देखता ही था मैं। जहाँ से भी या तो नहीं देख पाया तो उसको मैं पढ़ता था, पेपर वगैरह में कहीं ढूंढ के भी पढ़ता था और अच्छा लगता था जो उनकी कविताएं हैं, है ना। तो मुझे लगा कि यानी सभी जो अच्छे अच्छे लोग हैं, पहले बाहर के काफ़ी लोग कांग्रेस में थे उस समय, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब छोड़ छोड़ के सब लोग अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं तो कुछ तो कारण है, क्योंकि इनका आइडियोलॉजी पंडित दीनदयाल जी का, उसको देखकर सब आ रहे हैं और उसी दिशा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। तो मुझे भी लगा कि अटल जी के मतलब उसी को मैंने वो माना जी, कि अपना प्रेरणा स्रोत माना। इसलिए प्रेरणा स्रोत माना क्योंकि उस समय मैं जब 2000 में चुनाव लड़ा जनपद का, तो जनपद का जब चुनाव लड़ा तो एक साइड में अपना फोटो रखा था और दूसरे साइड अटल जी का फोटो छपवाया था पाम्पलेट में, बड़ा सा पाम्पलेट था और उसको मेरे 5 गांव आता था, 5 गांव में ऐसा बैनर टाइप का टांग देता था, टांग दिया था उस समय। तो 5 गांव में जब जाता था ना तो अटल जी के नाम से लोग बहुत खुश रहते थे और उसका लाभ मुझे मिला उस समय। और जनपद सदस्य आसानी से बना, मैं अच्छा मतों से जीत हासिल हुई मुझे, और जनपद में भी अपना पंचायती राज में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ उपलब्धियां हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जब आप जनपद पंचायत बने तब कि क्या कुछ आपके माध्यम से आपके कार्यकाल के दौरान कर पाया? देखिए उस समय सबसे बड़ा कार्य हुआ, क्योंकि उस समय 2000 में जब मैं जनपद सदस्य बना, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के जोगी जी थे और बिना स्वीकृति हुए अपना एक सिंदूर नदी है यहाँ पर, धीरा वही और सिद्धेश्वर को जोड़ता है, उधर जो बहुत सारे गांव को जोड़ता है, 15-20 गांव को जोड़ता है उधर। वहाँ पर पुल निर्माण के लिए वो भूमि पूजन करने के लिए जोगी जी आए, वहीं से ऐसा भूमि पूजन कर दिया रायपुर से ही, जबकि स्वीकृति नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये काम किया कि अपने यहाँ पर स्थानीय जो सांसद थे माननीय सोहन पटेल जी, और मैंने क्या किया, सोहन पटेल जी 175 की जो उनकी राशि स्वीकृत होती है उनसे स्वीकृत करवाया सांसद जी से, दिल्ली से। उसके बाद मैं वहाँ पर उद्घाटन भी करवाया सांसद जी के माध्यम से, और उद्घाटन हुआ और वो पुल बना। आज वो पुल जो है आज आने जाने के लिए बढ़िया लोगों को सुविधा हो गया, कई गांव उधर जुड़ गए। और उसके बाद वहाँ उस समय ये स्थिति था कि उधर अपना एक गांव था हाट कुंगेरा। जब 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो वहाँ एक बड़ा खेल कूद करवाया मैंने, पूरे ब्लॉक स्तर का। जब ब्लॉक स्तर का खेल कूद हुआ वहाँ पर, तो वहाँ सारे हमारे जो उस समय शिक्षा मंत्री बने हुए थे, अपना विक्रम देव उसेंडी जी शिक्षा मंत्री बने हुए थे पहले बार जी, और उस समय अपना 2-3 मंत्री आए थे, है ना, मैं नाम कुछ उसका भूल रहा हूँ ऐसे। तो उस समय महेश बघेल जी भी कुछ उस आयोग वगैरह उसके वो थे, तो वो भी आए हुए थे और पूरे इस ब्लॉक के सारे लोग थे। तो वहाँ पर ये स्थिति था कि उस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, थोड़ा सा पानी गिर जाता था तो पूरा कीचड़ हो जाता था, फिर साइकिल को ना कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता था, ऐसा स्थिति था वहाँ पर। तो उस दिन मैं जब अटल जी जब 2003 वो तो 98 में जब वो बने थे, है ना, तो उनका एक वो था कि एक जब प्रधानमंत्री जब पहले बार जब झंडा वो कर रहे थे लाल किला से, तो वहाँ पर उनका कहना था कि जो
सड़कों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, ये उनका चतुर्भुज योजना और ये सारी 3 योजना जो चालू हुआ था उसमें। और एक चीज़ और बात किए थे उन्होंने कि उस समय प्रमोद महाजन जी भी उस समय थे, तो संचार क्रांति के बारे में। तो इनका वहाँ पर उस प्राचीर से ये कहना था कि हमारे जो देश के जो किसान हैं, इतनी संचार क्रांति होगा कि किसान अपने खेत खलिहान से अपने अनाज का भाव पूछेंगे मंडी से। तो उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि ऐसा कैसा होगा, क्योंकि उस समय अपन मोबाइल खरीदने के कई लोग ऐसी स्थिति में नहीं थे, भले सिम रखे रहते थे, मोबाइल नहीं था, लेकिन कैसा होगा ऐसा करके अने मन में विचार था। और दूसरी बात, इधर सड़क भी नहीं है तो कैसा होगा ऐसा करके। फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना जब प्रारंभ हुआ तो मैं उसी दिन में अपने भाषण में उस चीज़ को बोला था मैं कि हार्ट कांग्रेस से कि एक दिन ऐसा आएगा भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार रहेगी तो यहाँ आप मोटरसाइकिल को आप किक मारेंगे और काकेर में जाके आप रोकेंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सड़क योजना बना और सड़क बनी और आज वही स्थिति निर्मित है। जी, आप बहुत लंबे समय से संगठन में जुड़े हुए हैं सर, लगातार निचले स्तर से आप काम करते हुए आ रहे हैं, आज आप यहाँ पर हैं। लेकिन जो अभी के जो युवा हैं, अभी अगर मैं कहूँ कि जो नए नेता आ रहे हैं बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की चाह रखते हैं, तो ये कितना सही है और कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली राजनीति के लिए? देखिए, ये जो है अभी जो युवा जो जुड़ रहे हैं और राजनीति में जो आ रहे हैं, वो क्या लोगों के जो चाक चौबंद को देख करके ऐसा लगता है उन्हें कि मतलब ये अपना जो जिनका मतलब एक अच्छा सा क्या कहना चाहिए उसको, बैनर में फोटो आ जाए, 2 मोबाइल हो, गले में चैन हो, सब चीज़ को देख के, आब हवा को देख करके, या कोई नेता आ गए उनको देख करके। लेकिन उनको ये अध्ययन करना चाहिए कि अगर ये आज इस स्थान पर है तो कितने संघर्षों को पार करके आया होगा। वो अध्ययन नहीं है। उनको ये लगता है कि मैं भी आ जाऊंगा तुरंत राजनीति में और ये चीज़ मैं पालूंगा, तो वो संभव नहीं है। और ये जो चीज़ है ये राजनीति के लिए बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि आज नया व्यक्ति कोई आता है राजनीति में, उसको ये लगता है कि मुझे सारी चीज़ एक साथ मिल जाए। वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि राजनीति में इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब मुझे समझ लीजिए कि लगभग मैं 30-35 साल मैं राजनीति में हूँ आज तक जो है, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, अध्यक्ष की कुर्सी में आज मैं बैठने का अवसर मिला 30-35 साल बाद। लेकिन लगातार मैं काम ही करता रहा पार्टी संगठन में, संगठन जो भी दायित्व देता रहा वो मैं करता रहा लगन से। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये करना है कि ऐसा करना है, अपने व्यक्तिगत के बारे में नहीं सोचा। मैं केवल यही सोचा कि अपने संगठन कैसे मजबूत रहे, अपना पार्टी कैसे मजबूत रहे, बस ये सोच के अपन काम करते रहे। जी, अगर बात करें सर 2000 से लेकर अभी तक जी 18 साल ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर रही है। हाँ। लेकिन जिस प्रकार का विकास यहाँ होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा, खासकर बस्तर संभाग में, क्योंकि कांकेर बस्तर का द्वार कहा जाता है। यहाँ का जो डेवलपमेंट है पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश देखता है सर, तो यहाँ विकास उतना नहीं हो पाया, चाहे हम किसान की बात कर ले या फिर युवा की बात करें, महिलाओं की बात कर ले, आदिवासियों की बात करें। कहाँ कारण क्या पीछे क्यों रह गए? नहीं, पीछे नहीं है। देखिए, विकास तो भारतीय जनता पार्टी 1977 में जब सरकार बनी उस समय मध्य प्रदेश था, आवागमन का साधन कहीं नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी है जो यहाँ पर राहत कार्य खोल के कच्चा रोड बनाए। पहले आपको भी मालूम होगा ये चीज़ कि राहत कार्य शुरू करवाया, और राहत कार्य शुरू होने के बाद उस समय तो कई दलों का संगठन उस समय था, और उन्होंने ऐसा किया। जब 77 में जब सरकार बनी थी उसके बाद राहत कार्य का काम चला। उसके बाद अटल बिहारी जी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खाद्यान्न योजना, खाद के बदले अनाज, ऐसा इन्होंने काम प्रारंभ किया, क्योंकि उद्देश्य यह था कि लोगों को काम देना, ताकि वो काम भी करें, उनको पैसा भी मिले, उनको अनाज भी मिले। ऐसा सोच के इन्होंने काम चालू किया, जो काम लगातार लोगों को उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का काम किया। क्योंकि मैं तो गांव के रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है उस समय स्थिति क्या निर्मित होता था। उस समय तो ऐसा था कि 2 सेर आपको धान बनी में मिलता था। बनी कहने का मतलब मजदूरी मिलता था। और उस समय ऐसा होता था, किसान के पास ऐसा था कि जो किसान जो धान बोया रहता था और मजदूर जब जाते थे काटने के लिए, तो जहाँ पर अच्छा उत्पादन रहता था, अच्छा धान रहता था, उस फसल को काट के ना घर लाते थे, और लाने के बाद तुरंत पैर से उसको मिजाई करके उसी को मजदूरी मतलब देते थे। इतना परिस्थिति ऐसा था।
लेकिन उस समय जब खाद्य योजना चालू हुआ, काम के बदले अनाज, तो फिर लोगों के पास थोड़ा विकास होना चालू हुआ और अनाज आते गया। तो पहले संकट अनाज का रहता था लोगों के पास, खाने की। हाँ, खाने के लिए। आज वो संकट नहीं है, क्योंकि आज आप बोले यहाँ पर काम की, जो बस्तर संभाग या बस्तर जिला या कांकेर जिला, सभी को जो बात कर रहे हैं, बस्तर जिला का अगर बात करें तो उधर तो आप जान रहे हो कि नक्सलाइट मूवमेंट था, इसलिए काम रुका। उसके बाद भी बड़े बड़े काम हुए, नहीं हुए नहीं। कांकेर में खास करके यहाँ बड़ा बड़ा काम अभी हुआ है, जैसा कि बहुत सारे यानी जो स्वीकृतियाँ हुई है, अभी काम प्रारंभ भी होगा। जैसे कि अभी इधर कॉलेज, हाँ, यहाँ तो उस समय जो हुआ तो एक तो मेडिकल कॉलेज हुआ, बड़ा काम। उस समय सांसद मोहन मंडावी जी थे हमारे, तो सेंट्रल से उन्होंने मांग किया तो वो मिला। बीएड कॉलेज मिला यहाँ कांकेर को, बीएड कॉलेज मिला। फिर यहाँ पर आपके बहुत सारे जो प्राइमरी से हाई स्कूल, स्कूलों का तो फिर वो हो गया, स्कूल तो काफ़ी उन्नयन हुए। पहले जहाँ पर हाई स्कूल था वहाँ हायर सेकेंडरी किया गया, हायर सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन के लिए भी, और ख़ास करके यहाँ पर अभी जो मेन काम जो हुआ है हमारी सरकार के द्वारा मावा मॉडल का काम हुआ है। जो मावा मॉडल का जो काम हुआ है, वो जो बच्चों को जो पढ़ाई का जो काम हुआ है, जो पीजी क्लासों में आप जैसे हम बीए कर लिए, बीए करने के बाद, स्नातक करने के बाद, यहाँ पर कोई अच्छा संस्था नहीं था जहाँ पर अपने को पीएससी क्रॉस कर सकें, यूपीएससी क्रॉस कर सकें, ऐसा कोई एजुकेशन हब नहीं था। लेकिन आज कांकेर एजुकेशन का हब बनने जा रहा है। अभी जो प्रारंभ हुआ था, हमारी सरकार ने प्रारंभ किया, सभी ब्लॉकों में प्रारंभ किया माओ मॉडल के नाम से, जहाँ पर एक लाइब्रेरी भी वहाँ पर खोला गया है। जिनके पास, बच्चे के पास पुस्तक नहीं है, वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं और अच्छे पढ़ रहे हैं, संख्या भी काफ़ी है। और जो मावा मॉडल में जो पीएससी के लिए जो उसके लिए वो भी यानी जो आज वहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, और काफ़ी लोग अभी निकले भी हैं उसमें, बहुत सारे। और जो परीक्षाएं जो होती है उसमें भी क्रॉस करके काफ़ी लोग आगे निकले हैं। आपके नीट भी क्रॉस किए हैं, काफ़ी लोग नीट क्रॉस किए हैं। बस्तर जैसे में 34-35 लोग किए हैं। अनेक एजुकेशन आज स्थिति बहुत अच्छा है कांकेर में। जी, कांकेर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं सर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और एक कांकेर। इसमें 2 में बीजेपी के सरकार वो विधायक हैं और एक में कांग्रेस के। तो क्या लगता है, क्योंकि जब 2024 में आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया था, तब उस समय नगरीय निकाय का चुनाव होना था, और इस बार का जो रिजल्ट आया है अपने आप में रिकॉर्ड रखता है। क्या कारण रहा? सरकार का 2 वर्ष सुशासन का बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को विफल बता रहे हैं, फिर भी इतनी बड़ी जीत। देखिए, सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सरकार ने जो चुनाव के पहले जो घोषणा किए थे आम किसान के लिए, जनता के लिए और अपने महतारियों के लिए, उसको मोदी जी की गारंटी मान के, या सबसे बड़ी अपन कल्पना कर सकते हैं, एक जिस समय कांग्रेस का सरकार और उसके मुखिया अपने बघेल जी थे, है ना, और जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय जो हमारे आवास, प्रधानमंत्री आवास, जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास था, उसको पूरा करना था। सेंट्रल से पैसा आ चुका था, लेकिन राज्यांश की जो राशि है उसको नहीं देने के कारण हमारे पूरे जो गांव में जो अधूरा पड़ा हुआ था और ठप पड़ गया था, राशि नहीं देने के कारण। भूपेश बघेल जी रोक के रखे थे। तो पूरे प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन भी चला, आंदोलन चलाया गया, बहुत बड़ा आंदोलन था कि मोर आवास मोर अधिकार जिला रोक के रखे भूपेश सरकार, ऐसा नारा भी दिया गया था, जिसको लेके रहेंगे अधिकार, ऐसा एक नारा दिया हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और बहुत बड़ा रायपुर में आंदोलन हुआ, काफ़ी लोग उसमें जुड़े थे, यहाँ से भी हजारों लोग गए हुए थे। तो उसका परिणाम फिर ये हुआ कि हम जब सरकार में आएंगे, तो घोषणा पत्र में ये लिखा गया था, उसमें था कि हम जब आते हैं तो हम पहले मुख्यमंत्री जो भी बनेगा या मुख्यमंत्री हमारे जो बनेंगे, वो पहले 18 लाख आवास पे सिग्नेचर करने के बाद ही वो अपनी कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये हुआ। जैसे ही अपना मुख्यमंत्री साय जी बने, विष्णुदेव साय जी, उसके बाद मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए उन्होंने 18 लाख आवास पर पहले सिग्नेचर किया, उसके बाद ही अपने आवास में गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और किसानों के लिए भी था, किसानों को बोले थे कि हम बोनस
जो 2 साल का बोनस नहीं दिए हैं, उस बोनस को भी, क्योंकि भूपेश बघेल तो बोला था कि मैं दूंगा करके, लेकिन वो भी नहीं दिया, तो उस 2 साल के बोनस को भी तत्काल उनको भी उसमें किए, उसको भी दिया गया, बोनस 2 साल का मिला। फिर अपने माता बहनों के लिए जो महतारी वंदन की जो बात कहे थे, उसको भी मोदी की गारंटी मान के उसको भी पूरा किए, और जो बात कहे थे, और लगातार आज भी वो पूरा हो रहा है। जी, कांकेर जिला यहाँ बहुल्यता आदिवासियों की है, तो जो आदिवासियों की स्थिति भी हम देख रहे हैं, चाहे वहाँ तक उनकी पहुँच स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, शुद्ध पेयजल की हो, अभी तक उतना मात्रा में उन तक नहीं पहुँच पाया जितना पहुँचना चाहिए था। इसके लिए क्या कुछ रोड मैप बनाया जाए, चूँकि आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं? इसके लिए रोड मैप बना हुआ है, क्योंकि अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नल जल योजना की जो व्यवस्था की गई थी, उसमें जब अपना 5 साल जो भूपेश बघेल जो आए, उसमें क्या हुआ कि सभी जगह नल पाइपलाइन बिछा दिया गया, बोर खुदे, पानी भी नहीं है तो भी पाइपलाइन बिछा दिया गया, अन्य लोगों को ठगने का काम हुआ। आप भी आज अगर किसी ग्राम पंचायत में जाएंगे तो कई जगह ऐसा विषय आता है, लेकिन उस विषय को जब से हमारी सरकार बनी है और यहाँ हमारे जो स्थानीय विधायक फिर हम सब मिलके, मैं खुद गांव, जैसे अपना एक भीरावही गांव है, वहाँ पर पाइपलाइन बिछा हुआ था, वहाँ बोर ही नहीं खुदा हुआ था, तो अभी वो बोर खुदा और पाइपलाइन अभी पानी सप्लाई हो रहा है। तो ऐसे कई गांव हैं, उसको हमने अधिकारियों से भी बात किया, कई जगह इस तरह से जो ठेकेदार छोड़ के चले गए हैं उनको भी दुरुस्त करना है, और गाँव में दुरुस्त हो रहा है। और लगभग जैसे आप बोले कि आदिवासी अंचल की बात किए है ना, अब तो आदिवासी क्षेत्र कहने से हमारा नारायणपुर खास करके आता है क्षेत्र अधिकतर, बाकी इधर भी हैं आदिवासी क्षेत्र, इधर भी है, उधर का भी, वहाँ भी अभी जब से हमारे जो विधायक बने हैं वो लगातार उधर विजिट कर रहे हैं। हम लोग भी बीच बीच में जाते रहते हैं, तो कई एक गांव में जाते हैं तो नल जल योजना के बारे में पूछते हैं, तो नहीं, वहाँ भी लगभग अब पानी की व्यवस्था हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ ऑलरेडी बोर किया जा रहा है। हमारे जो यहाँ अभी देखिए, अभी बहुत सारे बोर हुए हैं जी, विधायक जी ने अभी DMF मत से या अपने निधि से वो भी करवाएं, क्योंकि एक स्रोत रहता है कि विधायक हो या सांसद हो या प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कोई चीज़ अगर आता है तो वो फिर गांव तक पहुंचता है। नक्सल का दंश सहने वाला जिला कांकेर भी है, तो अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। इसके पीछे कांग्रेस का कहना है कि जो नक्सलवादी को जो उन्मूलन होने के बाद जो वहाँ खनिज संसाधन है उसको जो उद्योगपति उनके हाथों में देने के लिए इसको एक तरीका जो रास्ते से हटाया गया बोल रहे हैं, तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो बस्तर संभाग में जो खनिज तत्व है उनको भी जो उद्योगपति उनके हाथों में देने की तैयारी कर रही है, उनके लिए रास्ता साफ किया? नहीं, ये तो सरासर गलत है उनका कहना, क्योंकि लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि विकास की गति, अगर विकास बढ़ाना है, बस्तर में अगर विकास लाना है तो उसके लिए अपने को संसाधन भी जुटाना पड़ेगा। तो वो संसाधन, जैसे हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि बस्तर को हम 2026 में, मार्च 2026 में हम नक्सल मुक्त करेंगे, क्योंकि एक परिस्थिति यहाँ पर ऐसा था कि हमारे जो ज़्यादा दूर नहीं बोल रहा हूँ, ये जो गाँव पीढ़ापाल के अंदर आप जा नहीं सकते थे, यहाँ से महज 15 किलोमीटर है। सेम इधर आतुर गांव के आगे आप उधर अंदर गांव नहीं घुस सकते थे, कि कहीं ना कहीं आपको दादा बोलते थे नक्सलियों को, तो लोग मिल ही जाते थे। और इस तरह से हमारे गांव के लोग भी डर में रहते थे, यानी मना स्थिति ऐसा था कि हम इधर जाएं उधर जाएं, इधर अगर बात करते हैं तो हमारी पुलिस की मार खाएंगे, इधर अगर बात करते हैं तो इनके मार खाएंगे, ऐसे करके यानी बहुत ही मतलब संकट में रहते थे। आज जो स्थिति आज बना है, उस संकट से आज सब निकल गए हैं और उनको ऐसा फ्रीडम लग रहा है, स्वतंत्र लग रहा है कि आज हम कि अपने गांव में भी हम स्वतंत्र, उस समय गांव में स्वतंत्र नहीं थे आदमी, लेकिन आज गांव में स्वतंत्र हैं। और वहाँ जितने भी जो संसाधन हैं, खास करके हमारे जो बस्तर के लोग स्थानीय जो उत्पाद पर ही डिपेंड हैं, क्योंकि हर्रा, महुआ, बेड़ा, पत्ता, ये सब अपने काम के माध्यम से अपने एक जीविकोपार्जन का एक अर्जित करते हैं अपन सामग्री, और उसको बेच करके अपना लाभ कमाते हैं। जैन जी अगर राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? मैं तो एक अधिवक्ता
ही हूँ, क्योंकि मेरा व्यवसाय है अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता तो था ही बचपन से ही, मतलब मेरा रुझान तो समाज की तरफ ही था। तो समाज में काम कर रहा था और पढ़ते पढ़ते फिर अपना 2098 से मैंने वकालत ज्वाइन किया। वकालत ज्वाइन करने के बाद वकालत भी किया बढ़िया, और वकालत करते करते इधर पार्टी में था, समाज में भी था, और इधर करते करते आज इस मुकाम में आया। और अगर मान लीजिए मैं राजनीति में नहीं आता तो मेरा वकालत पेशा करता ही रहता। जी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं आप? आने वाले समय में विधायक मंत्री को में देख सकते हैं जनता आपको? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी आरक्षित क्षेत्र होने के कारण 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के होने के कारण जितने भी चीफ पर्सन जो होते हैं वो एसटी होते हैं। क्योंकि आप जिला पंचायत ले लीजिए, जनपद पंचायत ले लीजिए, विधायक हो गया, सांसद हो गया, और सारे जो चीफ पर्सन होते हैं। क्योंकि उस समय जो अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि जब पंचायती राज अधिनियम का जब अमेंडमेंट हुआ 83-84 में, तो उस समय ये भूरिया कमेटी बना हुआ था। तो भूरिया कमेटी ने सुझाव दिया कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का जो वो करके, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर कोई भी बन सकता था, है ना, जिला पंचायत अध्यक्ष कोई भी बन सकता था, जनपद अध्यक्ष कोई भी बन सकता था, सरपंच भी कोई भी बन सकता था। लेकिन जब भूरिया कमेटी जब आया और उसको जब पास किए, तो उसके बाद जितने भी जो चीफ पर्सन हुए, चाहे सरपंच हो, चाहे आपके जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, या अन्य और जो वो है, जैसे आपके मंडी बोर्ड का हो या और अन्य ऐसे जो चुनाव होते हैं, उसमें एसटी ही यहाँ पर मतलब अध्यक्ष बन सकते हैं। और सांसद विधायक का तभी कोई प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर। जी आपका बहुत धन्यवाद सर, अपना समय निकाले, कीमती वक्त हमारे साथ चर्चा किए और अपना अनुभव साझा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहिए कांकेर की जनता को? कांकेर की जनता को बस ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और जितने भी हमारे जो वादा किए हुए हैं, और हम संगठन की तरफ से भी हम बार बार हमारे जनप्रतिनिधियों को भी हम आगाह करते हैं कि जहां भी आप लोगों ने जो घोषणा की है उसको समय अनुसार समयबद्ध उसको पूरा करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी का नाम आगे बढ़े, उत्तरोत्तर और वो हो, और आम जनता खुश रहे, ताकि काम हो रहा है गांव में, ऐसे करके उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने जो मैं पहले ही बोला, दीनदयाल जी उपाध्याय की जो सिद्धांत है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सरकार के माध्यम से, पहले तो ये चाहते थे कि हमारी सरकार, हम सरकार में नहीं रहते, हमारा काम राष्ट्र निर्माण का काम है। लेकिन राष्ट्र निर्माण का काम कैसे करेंगे? जब हम सरकार में आएंगे तब राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे, तब हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। और आज सरकार में रहते हुए हम उस पोलिंग बूथ तक जाते हैं और अंतिम व्यक्ति तक जिनका जीवन स्तर निचला है उसको कैसे ऊपर करें, ये सोच करके हमारी जितने भी योजनाएं बन रही है सरकार के माध्यम से, वो गरीबों के लिए बन रही है, ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। जी धन्यवाद।